हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वोर का परमाणु मॉडल, और प्रूफ करने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा का व्यंजक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 5 है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, और पेपर का नाम तो आप लोगों को याद है ही, पेपर सेकंड है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर स्टार्ट करवा दूं मैं बिना टाइम गवाए। ठीक है सर, करवा दो आप। वोहर नाम तो बहुत शानदार है इनका यार। बोहर भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोहर्स एटॉमिक मॉडल, ओके सर। वोहर्स एटॉमिक मॉडल, कितना शानदार नाम है इनका, वोहर एटॉमिक मॉडल। ओके ओके ओके। देखो आखिर बोहर एटॉमिक मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी। जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां आईं तो उन कमियों को दूर करने के लिए बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, अब कौन कौन सी कमियां थी, क्या होता है, ये ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं नहीं। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा का व्यंजक आपको कैसे प्रूफ करना है। ये हमारा मेन पॉइंट है आज का। बस एटॉमिक मॉडल तो अलग से पूछ लेता है कि भैया बोर के एटॉमिक मॉडल की व्याख्या कीजिए और हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो डरो मत, घबराओ मत। देखो इस मॉडल की 3 अवधारणाएं हैं, पढ़ रखा है आपने, जमाने से पढ़ते आ रहे हैं यार आप। तो इस मॉडल की 3 अवधारणाएं हैं। अच्छा सर कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। इस मॉडल की 3 अवधारणाएं हैं। ठीक है भैया, 3 अवधारणाएं हैं। ठीक है भाई, आपने कह दिया सर, हमने मान लिया। अब बताओ जरा कौन कौन सी होती हैं। इस मॉडल की 3 अवधारणाएं हैं। तो पहली जो अभिधारणा होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है। अच्छा क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। जबकि रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। समझ लो चीज़ का। अरे यार इसके बाद में फिर सोमरफेल्ड आए, सबकी कहानी अपनी अपनी अलग अलग थी, तो लिख दे रहा हूँ मैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में, ठीक है, उन्हीं कक्षाओं में, ठीक है, घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। ठीक है सर, जिनके लिए, ओके ओके, जिनके लिए उनका कोणीय संवेग, उनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का क्या होता है बेटा, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, पूर्णांक गुणज होता है। ओके सर, पूर्णांक गुणज होता है। बहुत स्पेशल पॉइंट है, होता है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ नीचे, यानी कि h/2π का कितना होता है बेटे, पूर्णांक गुणज होता है। कौन, MVR। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। MVR क्या है ये, अरे सर मुझे ना पता ये MVR क्या। अबे तो तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा, यही तो होता है एंगुलर मोमेंटम। अरे भैया मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। अर्थात MVR बराबर NH/2π। ये ध्यान देना, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, V इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, R जो है वो कक्षा की त्रिज्या होगी, और H जो है प्लांक कांस्टेंट है, N पूर्णांक है। ये सब डेटा लिख लोगे नीचे को, कोई दिक्कत नहीं है। पहली अभिधारणा हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, फोकस करें, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, सभी कक्षाओं में घूम ही नहीं सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, सभी कक्षाओं में, ठीक है, सभी कक्षाओं में, ठीक है, नहीं घूम सकता है, नहीं घूम सकता है। ठीक है, नहीं घूम सकता है। ठीक है, नहीं घूम सकता है। कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमता है, कुछ निश्चित, ठीक है, कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमता है, कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमता है, कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में
क्या होता है, घूमता है। ठीक है भाई, कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूमता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, इन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। लो साहब, ये हमारा पॉइंट आ गया, ये पहला अभिधारणा कंप्लीट हो गई। अच्छा, सेकंड नंबर क्या, यहाँ लिख दो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m कहाँ है, m क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग r क्या है, कक्षा की त्रिज्या h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, सब लिख देना, कोई दिक्कत ना है। तो सेकंड नंबर हमारा अब क्या आता है, अरे भैया सेकंड नंबर जरा बताओ। देखो रदरफोर्ड का क्या कहना था, रदरफोर्ड का कहना था कि वृत्ताकार कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऊर्जा बाहर निकालता है, और ये मना करते हैं, ये कहते हैं कि स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कभी भी बाहर नहीं निकाल सकता। इनका सेकंड पॉइंट ये है कि स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर सकता, ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है। ये दूसरी अवधारणा थी इनकी, ये दूसरी अवधारणा थी इनकी, स्थायी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। तो फिर ऊर्जा कब, यानी कि परमाणु से ऊर्जा बाहर निकलती है, पर कैसे बाहर निकलती है ये बताते हैं कि ऐसे बाहर निकलती है। बताओ, देखो देखो थर्ड नंबर पे कहते हैं, ये अपना स्पेशल पॉइंट लेकर आते हैं थर्ड नंबर, और कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन परमाणु से ऊर्जा तो बाहर निकलती है, पर निकलती कैसे वो भी हम चेक करते हैं। देखो ये मेरे पास नाभिक हो गया, ठीक है, ठीक है, और नाभिक के चारों ओर ये पहली कक्षा हो गई हमारी, ठीक है। फिर मेरे पास एक कक्षा मैं और लूँगा, ज़्यादा नहीं, मैं 2 कक्षाएं लूँगा बस। ये दूसरी कक्षा गई मेरी, है ना, ये पहली कक्षा, और ये कौन सी कक्षा है बेटा, दूसरी कक्षा हो गई। ये नाभिक हो गया, है ना। अब क्या होगा कि मान लो ये कक्षा मेरे पास पहली है और ये कक्षा मेरे पास दूसरी है, इसकी ऊर्जा कितनी है, E1 है, इसकी ऊर्जा कितनी है मेरे पास, E2 है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर होगा, पर कब, जब इसको कहीं से ऊर्जा दी जाएगी। यानी कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है, और ले भैया ये नीचे लौट के आगो, और यहाँ से क्या करेगा, ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये क्वालिटी होती है इसके अंदर। तो यहाँ से क्या होता है, ये ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है। सोचने वाली बात है, अरे इजी है, इतना डिफिकल्ट थोड़ी ना है। यानी कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है, और लौटते समय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। समझ गए जिसको। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, लाइन पे ध्यान देना, और ऊर्जा को अवशोषित करके ये बाहर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है मेरे दोस्तों, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब ऊर्जा यहाँ से बाहर जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऐसे कर लो इसको, समझो करो जरा चीज को। तो जब किसी परमाणु को, लिख दे रहा हूँ मैं, देखो जब किसी परमाणु को, ठीक है सर, जब किसी परमाणु को, ओके, जब किसी परमाणु को, हाँ, जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, फोकस करना लाइन पर, बाहर से क्या होती है बेटा, ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर, नीची कक्षा को छोड़कर, ठीक है, ऊंची कक्षा में चला जाता है, ऊंची कक्षा में चला जाता है, ऊंची कक्षा में चला जाता है, ठीक है, चला गया, ठीक है। जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन नीची कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है, चला गया साहब। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं, ठीक है, इसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता, इलेक्ट्रॉन यहाँ 10⁻, इलेक्ट्रॉन यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुककर, ठीक है, रुककर पुनः नीची कक्षा में लौट आता है, नीची कक्षा में क्या होता है बेटा, में लौट आता है, ठीक है सर, लौट गया, लौट आता है। और लौटते समय
और लौटते समय, ठीक है, और लौटते समय, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये इसकी सेकंड अवधारणा थी, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। मान लेते हैं, माना नीची कक्षा की ऊर्जा मान लो आप, माना नीची तथा ऊंची, माना नीची तथा ऊंची, ठीक है, माना नीची तथा ऊंची कक्षाओं की ऊर्जाएं क्रमशः, कक्षाओं की ऊर्जाएं क्रमशः कितनी मान लें भैया हम, ऊर्जाएं क्रमशः, मैं मानता हूँ, लाइन पे ध्यान देना बेटे, एक की मान ली मैंने A1 और एक की मान ली मैंने A2 है। तब अब ये बताओ, ये ऊर्जा तो बाहर निकालेगा, पर कितनी ऊर्जा बाहर निकालेगा? मान लो इसकी एनर्जी 5 जूल हो गई, इसकी एनर्जी मेरे पास 10 जूल हो गई, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा दो, 10 जूल माइनस के 5 जूल, मतलब E2 माइनस के E1, ये इतनी ऊर्जा क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, वो भी किसकी फॉर्म में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू होती है। ये क्या है, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, h फॉर प्लांक कांस्टेंट, ये गुणा वाला कायम आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, न्यू बराबर आ गया E2 माइनस के E1, अपोन में कितना हो गया बेटा, h हो गया। देखो आपकी बुक में इतना ही है, और अगर करना चाहो तो बढ़ा सकते हो, करना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में लौटता है। परमाणु से केवल एक आवृत्ति की तरंगें बाहर निकलती हैं तो प्राप्त स्पेक्ट्रम लीनियर होता है, मतलब रेखीय होता है। और रदरफोर्ड का ये कहना था कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, सतत होता है, लेकिन ये कहते हैं कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय होता है। तो यार ये बढ़िया करके पढ़ो, समझ में आ जाएगा तुम्हारे, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें एक लाइन मेरे को और लिखवानी है, यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेना, फिर मैं इसको पूरे को इरेज कर दूंगा क्योंकि मेरे पास मेन हेडिंग आ जाएगा। और मेरे पास मेन लाइन क्या है, मेन लाइन ये है कि परमाणु से केवल, ध्यान देना बेटे, परमाणु, ओके ओके ओके, परमाणु से केवल एक ही आवृत्ति की, परमाणु से केवल एक ही आवृत्ति की तरंगें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, तरंगें उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, जिससे प्राप्त स्पेक्ट्रम, जिससे प्राप्त जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा बेटे, रेखीय होगा, रेखीय होता है, ठीक है, इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। दिख रहा है ना दिख रहा हो तो लिख लेना, रेखीय होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये थोड़ा सा मैंने बता दिया बेसिक इंट्रोडक्शन के परमाणु बोर के परमाणु मॉडल की 3 अवधारणाएं कौन कौन सी है, तो इसको मैं इरेज कर दूं पक्का, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, अब यहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों के लिए सूत्र, जिसको आप इंग्लिश में कुछ ऐसे लिख सकते हो, एक्सप्रेशन, ठीक है सर, एक्सप्रेशन, ओके, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, एनर्जी, ओके, एनर्जी लेवल्स, फॉर एनर्जी लेवल्स, फॉर एनर्जी लेवल्स, किसके, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये हमारा अब मेन टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक को आपको समझना है ठीक से, है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हिंदी में चाहो लिख लेना, हाइड्रोजन परमाणु के, ठीक है, ऊर्जा स्तरों के लिए सूत्र। चलिए अब सबसे पहले निकालेंगे हम हाइड्रोजन परमाणु की nवी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक, और फिर उसको आगे प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट पर थोड़ा फोकस करना ठीक से, क्या है सर हमारा पॉइंट, क्या है सर, बता दो सर, बता दो। देखो ये हमारा नाभिक है, ये क्या बेटा, हमारा नाभिक है, और इस नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है भैया, नाभिक पे प्लस के जेड आवेश होता है ना, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इस टाइप से मोशन कर रहा है, ठीक है। त्रिज्या कितनी है इसकी, r है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये इलेक्ट्रॉन होगा हमारा, और इसका जो द्रव्यमान है वो m होगा, और वेग कितना है इसका, v रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आप मान सकते हो कि माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, माना m, ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, माना m द्रव्यमान का, ठीक है, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माना m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में, r त्रिज्या की कक्षा में, ठीक है, कक्षा वृत्ताकार ही मानी गई है बोर के परमाणु मॉडल में, r त्रिज्या की वृत्ताकार, r त्रिज्या की कक्षा
में भी वेग से क्या कर रहा, भी वेग से मोशन कर रहा, यानी कि गति कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तब देखो, तब अब जब सिंपल सी बात है कि कोई भी कण एक वृत्तीय पथ पर तभी गति कर सकता है जब उस पर अभिकेंद्र बल लग रहा हो, और यहाँ जो अभिकेंद्र बल होता है वह नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास अभिकेंद्र बल होता है ना, उसको मैं यहाँ लिखूँगा इस टाइप से, अभिकेंद्र बल, और बराबर में मैं लिखने वाला हूँ विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। विद्युत आकर्षण बल बहुत शानदार टॉपिक है, विद्युत आकर्षण बल, ठीक है सर। अच्छा, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है सर, mv² अपॉन के r हो गया, बराबर विद्युत आकर्षण बल कूलॉम का नियम आपने पढ़ रखा होगा, 1/4πε0 मल्टीपल पहला आवेश Ze है और दूसरा आवेश मेरे पास कौन सा है, E है, और अपोन में कितना जगह बेटा, यहाँ दूरी कितनी है, r² है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है, r²। कुल मिला के बात ये है कि ये ऐसे बन गया, देखो हमारा ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, Ze², ठीक है, फोकस करें लाइन पर ठीक से, एक r से एक r कट गया, mv², और अपोन में ये आ जाएगा 4πε0 r। इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। अब आपने बोहर का सिद्धांत पढ़ रखा है, ठीक है, यानी कि बोहर के सिद्धांत से, यानी कि बोहर के परमाणु मॉडल से, या बोहर के सिद्धांत भी आप बोल सकते हो। बोहर के सिद्धांत से क्या पढ़ा है आपने, बोहर के सिद्धांत से भैया क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा कि जो mvr होता है वो NH/2π का पूर्णांक गुणज होता है ना, H/2π का पूर्णांक गुणज होता है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, स्क्वायर करने पर, इनके वर्ग करने पर, चलिए कर दे रहे हैं वर्ग। तो m का भी यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, v का भी वर्ग हो जाएगा, r का भी वर्ग हो जाएगा, n का भी वर्ग हो जाएगा, और h का भी वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और क्या जगह मेरे पास π² आ गया। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी आ गई, सेकेंड आ गई, सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे हम, 1 से भाग कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। चलिए कर देते हैं इसको, m² v² r², ठीक है, अपोन में कितना आ गया मेरे पास, mv², ठीक है सर, mv² बराबर मेरे पास रहेगा, देखो n² रहेगा, अपोन में इंटू h² रहेगा, अपोन 4π² ऐसी रहेगा, और अपोन रह जाएगा मेरे पास Ze², जहाँ Z क्या है, परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 4πε0 r ये मिल गया हमें। अब देखो एक m से एक m कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, तो बचेगा हमारा mr² बराबर n² ऐसी रहेगा, h² ऐसी रहेगा, 4π², इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको ऊपर ले जाने का मतलब 4πε0 r, अपोन में क्या रहेगा, Ze² रह जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इस वाले पाई से ये वाला पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा, एक r से एक r कटेगा, तो ये रह जाएगा r बराबर n², ठीक है, h²ε0, ठीक है। और इस वाला जो m है इसको मैं गुणा को इधर ले जाऊंगा, तो ये बैठ जाएगा मेरे पास Z, पहले लिख लो, फिर ये वाला m लिख लो, फिर ये वाला एक पाई लिख लो, फिर ये e² लिख लो, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये आ गई है, इसको अब आप ब्रैकेट में कर सकते हो, इसको आपने ब्रैकेट में कर लिया। अब इसको आपने ब्रैकेट में तो कर लिया, ठीक है, इसको आपने ब्रैकेट में कर लिया, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, n लगा सकते हो, यहाँ पर आप n का यूज़ कर सकते हो, ये मर्जी है आपकी। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, यानी कि यह, फोकस करना ठीक से, यह हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा की त्रिज्या, NV कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक है, त्रिज्या का क्या है, व्यंजक है, जिसको आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप से, Rn बराबर n² h²ε0 और Zm πe²। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हुई बेटा, ये 2 हो गई, थर्ड बन गई हमारी इक्वेशन, ये बन गई थर्ड। अब चूंकि यहाँ तक आपने 12th क्लास में पढ़ा है
इसके आगे का भी आपने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा डीपली करके पढ़ा होगा नहीं आपने। क्लियरली, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है इसलिए थोड़े फास्टली पढ़ा दे रहा हूँ यार। अब क्या करना है हमें, अब लगा देनी है आप, क्योंकि अगर देखो, अगर एनवी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन कहेंगे, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn माने, तो भैया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी होगी, इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे माना ठीक है, माना एनवी कक्षा में, ठीक है, एनवी कक्षा में, ठीक है, माना एनवी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो कितना होगा बेटा, वो मेरे पास Vn। माना एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग Vn है, तब देखो, तब इलेक्ट्रॉन, तब एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल दें, गतिज ऊर्जा। चलिए साहब, मैं यहाँ के एन करके निकालूंगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू, आप चाहो तो टी एन करके निकाल सकते हो, मैंने मेरे के एन करके निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ एम भी एन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जो है ना, देखो के एन बराबर 1/2 mvn² मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इस समीकरण 1 से वी स्क्वायर का मान उठा के समीकरण इसमें लगा देना, ठीक है। समीकरण नहीं बना रहा हूँ, इसको बाद में बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी हमें। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें अभी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, और जिस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो गई है उसको जो है नहीं लिखना है, मैं ऐसा करके कर दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ओके, एम राइट, ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 से वी स्क्वायर का मान रखने पर, वी स्क्वायर का मान क्या करने पर, मान रखने पर, चलिए रख दो, चलिए। तो मेरे पास के एन चल रहा है बराबर, और हाफ एम ऐसे रहेगा, और ये जो गुणा वाला है इसको, अरे यार पूरे का पूरा लगा दो ना, पूरे का पूरा मान लगा दो, एम भी एन का स्क्वायर लगा दो पूरा, तो ये आ जाएगा Z² 4πε0r, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैंने लिख ही दिया तो फिर लिख ही दो यार, ये गुणा वाला काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/2 mvn का मान लगा दो, कितना है ZE² अपोन में कितना है मेरे पास 4πε0r, ठीक है, और 4πε0rm, क्योंकि ये वाला जो गुणा वाला है वो उधर भागा पहुंच जाएगा। अब ये m से ये वाला m क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा बेटा इस समय 1/4πε0 मैंने अलग कर लिया, ZE², और अपोन में कितना रह जाएगा यहाँ पर 2rn। इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास बन गई। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। कैसा हुआ, देखो चाहो तो रख लो mv² का मान जो है ना, इसका मान ऐसे कहीं से उठा कर रख लो, तो 1/4π, ये मैंने तो v² का मान लगाया तो m से m मैंने काट दिया, तो z 1/4πε0 अलग कर लो, Z² अपोन ये वाला 2, और rn क्या कर लिया मैंने, अलग कर लिया, मैंने nv कक्षा के लिए n लगा दिया, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, राइट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो ये मेन पॉइंट हमारा आ गया, इस पर फोकस करना, ठीक है, ठीक है सर, इस पर फोकस कर लेंगे। अब निकाल लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा निकाल दूँ, ठीक है, एनबी कक्षा में, ठीक है, एनबी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसकी मैं निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास UN, फॉर्मूला 1/4πε0, और नाभिक पर वैसे ZE, इलेक्ट्रॉन पर वैसे -ke, और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास R आ जाएगा, ठीक है, अपोन में कितना जाएगा बेटे मेरे पास Rn आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है भाई, इसका हमारे पास कोई काम है नहीं, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आप ज़रा लिखते रहना और नोट करते रहना। ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है आपने, 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये पढ़ रखा है 12th क्लास में बड़ा अच्छी तरह से। तो ये UN की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो बन जाती है -1/4πε0 ZE² अपोन के Rn। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, 5 हो गई। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कौन सी कक्षा में, NB कक्षा में, ठीक है, NB कक्षा में, ठीक है सर, NB कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकाल दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। चलिए साहब, En बराबर हमारा आ गया। अब En जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों को योग के बराबर कर दो। कितना है मेरे पास, Kn हैगी, ऊपर मेरे पास Kn है और एक मेरे पास ये आ गई। ठीक है, ये ध्यान देना बेटा, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं ये। तो ये आ गई मेरे पास कितनी, Kn प्लस के UN। ठीक है, अब Kn की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, Z² अपॉन ढूंढ लो कितना है, 2Rn, ये तो है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी Z² अपॉन में कितना है, Rn हैगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें ये Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब कॉमन मिल जाएगा, Rn भी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं सर, ना बचा। अभी दिखाता हूँ क्या क्या बचा। ये Z² अपॉन में कितना रह जाएगा, Rn। अब अंदर क्या रह जाएगा, 1/2 माइनस के 1 हो जाएगा। और जब आधे में से 1 घटा होगा तो बचेगा माइनस का 1/2, यानी कि 2 का ना 2, 1 में से 2 घटाया, माइनस का 1/2 बच जाएगा। तो 2 4 के गुणा करो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये डेटा मेरे पास आ जाएगा माइनस के, वो भी माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² अपॉन के Rn। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गई En का मान आ गया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, समीकरण 3 से, ठीक है, Rn का मान यहाँ लगा दो। अरे यार फंसने फिर रहे हो ना, कर दे मैं इसको रेज। ओके सर, ओके चलो बेटे, समीकरण 3 से Rn का मान लगा दो यहाँ पर। ठीक है, लगाओ समीकरण 3 से। ओके सर, ओके, समीकरण 3 से Rn का मान रखने पर, समीकरण 3 से Rn का मान रखने पर, समीकरण 3 से Rn का मान रखने पर, ठीक है, रख दे रहे हैं भैया लोग। En बराबर, ठीक है, माइनस के ऐसी रहेगी सेम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, Z² ऐसे रहेगा। Rn की जो वैल्यू है वो है हमारी कितनी, n², और भैया h² एप्सिलॉन नॉट हैगी, और Z पाई me²। ठीक है, तो अभी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखो मैंने बताया था कि 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बेटा 8 हो जाएगा। ध्यान देना, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। अब जब 4 दूनी 8 हो जाएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस Z को ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो En का मान जो अब आएगा वो आएगा हमारा माइनस के 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर पहुंचा कितना हो गया, Z² हो जाएगा, e की पावर 4 हो जाएगा, फिर मेरे पास पाई m आ जाएगा। ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा हमारा, अपोन में आ गया n² h² और एप्सिलॉन नॉट। बस होने वाला, थोड़ा सा रह गया, हो गया कंप्लीट ना, कुछ बच तो नहीं रहा। देख लो, ऊपर पहुंच गया Z² e की पावर 4, पाई पहुंच गया, m पहुंच गया। ठीक है, इतना आ गया बेटा। अब मैं क्या करूँगा, माइनस के Z² और जो मेरे पास ये n² है ना, इसको मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि इसका काम पड़ेगा आगे। अब मेरे पास m पहले लिख ले रहा हूँ, देखो 1 पाई से ये वाला पाई क्या हुआ मेरे पास कट जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा, अब m रह जाएगा। ठीक है, और e की पावर 4 रह जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करके मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, 8 रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, फिर h का मेरे पास क्या रह जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अभी पूरा हल नहीं हुआ, ये सोल्व नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, अभी मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, देखो कैसे करूँगा, ध्यान देना। अब मेरे पास जरा ध्यान देना, Z² मैं क्या करूँगा, यहाँ पर HC से गुणा करूँगा, जितने मैंने गुणा करी है उतने से मैंने, यानी कि मैंने HC से गुणा कर दी है, तो भैया मुझे HC से भाग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो m e की पावर 4 और ये रह जाएगा मेरे पास 8 एप्सिलॉन नॉट, और ये जब मैंने HC से गुणा और भाग करूँगा तो ऊपर मेरे पास यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास C आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है बेटे, ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। R² HC अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, n², और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा भैया, या R, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो R है, जो मेरे पास ये जो डेटा मैंने लिखा है m e की पावर 4 अपॉन में लिखा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, फिर मेरे पास h का q c, ये किसके बराबर है, r, और r क्या है यहाँ पे, ऋण वर्ग नियतांक होता है। ऋण वर्ग क्या होता है, ये नियतांक होता है, ये ऋण वर्ग नियतांक होता है। इस लाइन में फोकस करना ठीक से। r क्या है बेटा, ये ऋण वर्ग कांस्टेंट होता है। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना Z²
RH अपोन में कितना आ जाएगा n², ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा n²। और ये क्या है, ये क्या चीज़ बना दी मैंने, ये बना दिया मैंने हाइड्रोजन परमाणु की Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक है। आप लिख सकते हो इस चीज़ को कि ये क्या है, यह लिख लेना, यह है हाइड्रोजन, ठीक है, यह हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, हाइड्रोजन परमाणु में, ठीक है, Nv कक्षा में, ठीक है, Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे थे। अब अगर चाह रहे हो तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होता है, RSC का मान रखोगे तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो लास्ट फॉर्मूला अगर चाह रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, En बराबर माइनस के 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी होता है। R का मान लगाओ, H का मान लगाओ, C का मान लगाओ, N का मान लगाओ। R का मान होता है 1.097 मल्टीपल 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। H का मान प्लांक कांस्टेंट पता ही है, C का मान प्रकाश की चाल का मान पता ही होता है आप लोगों को। तो यहाँ तक कर लो, कवर कर लो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत इसको बिल्कुल भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।